हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, स्टाफिंग हमने प्रोसेस कर लिया है पूरा, और स्टाफिंग प्रोसेस में जो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देखिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस जॉब्स। ये मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस में भी बता चुकी हूँ कि जो पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हमारी जॉब्स को फिल कर सकते हैं, उनको ढूंढना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। मतलब उनको ढूंढना भी और कुछ ऐसा करना जिससे हम उनको इन्फॉर्म कर सके और उनको मोटिवेट कर सके, स्टिमुलेट कर सके दैट दे अप्लाई फॉर द जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी रिक्रूटमेंट में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या सोर्सेज है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि या तो इंटरनली कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता है या एक्सटर्नली। तो सोर्सेज जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो पहले उन सारे पॉसिबल सोर्सेज की लिस्ट बनाई जाती है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको असेस किया जाता है कि वो वैलिड भी है या नहीं, रिलायबल भी है या नहीं। क्योंकि कभी कभी बहुत धोखा होता है कि कोई सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो अनरिलायबल होते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से देखना परखना पड़ता है कि कोई सोर्सेज जो है वो अनरिलायबल सोर्सेज तो नहीं है। फिर उसके बाद जो सारे सोर्सेज हैं उनको इवाल्युएट करके चूज किया जाता है मोस्ट सूटेबल सोर्स या सोर्सेज। कभी कभी तो एक सोर्स लिया जाता है, कभी कभी एक से ज्यादा सोर्स लिए जाते हैं। तो उन सोर्सेज में से एक या दो सोर्सेज जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको कांटेक्ट किया जाता है सो दैट हम उन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को इनवाइट कर सकें। तो ये चारों स्टेप्स जो है बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये सीक्वेंस आपको आगे पीछे करके दिए होंगे और ये पूछा जाएगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है। मान लीजिए ये ABCD है, तो ये D आपको पहले दे दिया, B आपको बाद में दे दिया, A आपको लास्ट में दे दिया। तो इस तरह से आपको रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके उनकी वैलिडिटी चेक करके उसमें से बेस्ट सोर्सेस सेलेक्ट करके उसको कांटेक्ट किया जाता है। दैट इज अ कंप्लीट शॉर्ट प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे बच्चों सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बच्चों 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल सोर्सेज देख लेते हैं क्या होते हैं। बहुत ही लिमिटेड इंटरनल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में से ही जब हम लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको रिक्रूट करते हैं, दैट आर कॉल्ड द इंटरनल सोर्सेज। तो ट्रांसफर का मतलब होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। इसका मतलब वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन जॉब टू अनदर जॉब, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में, या किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में, लेकिन लेवल जो है वो सेम रहता है। सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये ट्रांसफर्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। उसके बाद दूसरा जो रिक्रूटमेंट सोर्स होता है वो होता है प्रमोशन। उसमें कहा जाता है वर्टिकल शिफ्टिंग, और वर्टिकल शिफ्टिंग भी अपवर्ड, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी प्रमोशन। लोअर लेवल टू हायर लेवल। ज्यादातर हायर लेवल से लोअर लेवल वाला मेथड यूज नहीं किया जाता जिसे डिमोशन कहते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी पेनलाइज करने के लिए उसे भी यूज कर लिया जाता है। बट मेन 2 मेथड्स जो होते हैं इंटरनल सोर्सेज के वो होते हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कैंडिडेट्स को इंटरनली रिक्रूट किया जाता है तो किस तरह के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला बेनिफिट देखिए, एम्प्लॉइज मोटिवेशन, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। बहुत जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूं और मुझे पता है कि मेरे काम को देखकर या मेरे एक्सपीरियंस को देखकर चांसेस हैं कि मुझे आगे प्रमोट कर दिया जाए, तो डेफिनेटली मेरा कमिटमेंट, मेरी लॉयल्टी, मेरा ज़ील, एंथुसियाज्म, ये सारी चीजें हमेशा बढ़ी हुई रहेंगी। उसके अलावा जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो रिलायबल ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हैं।
एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ पता है, उसको वो अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर सकती है, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस भी आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इट सर्व्स एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। टूल ऑफ ट्रेनिंग कैसे? जॉब रोटेशन। ट्रांसफर में खासतौर से क्या होता है कि एक तरह का जॉब पहले एम्प्लॉय कर रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको दूसरी तरह के जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कभी कभी बच्चों आप बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो कैशियर होता है, जो पासबुक एंट्री पे काम कर रहा है, कभी कभी वो कैश रिसीप्ट पे काम करता है, कभी कभी वो कैश पेमेंट पे काम करता है, कभी उसको लोन वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि एक एम्प्लॉय को हर तरह का काम करना आए, और अगर किसी दिन कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर है तो एकदम से परेशानी ना हो जाए कि ये काम तो किसी और को आता ही नहीं है। तो जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन मेथड की ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हैं इफ वी यूज द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद जो अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम होती है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही सॉल्व हो जाती है विद दीज इंटरनल सोर्सेज, एंड दे आर वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि बहुत सारी तरह के सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारे रिड्यूस हो जाते हैं अगर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देख लेते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इंटरनल सोर्सेज से। नो इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश टैलेंट। जो मतलब नए एम्प्लॉयज होते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, तो उनकी जील, एंथुसियाज्म, एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब हम इंटरनल कैंडिडेट्स को ही ट्रांसफर कर दें या प्रमोट कर दें तो वो पुराने तरीकों से यूज टू हो चुके होते हैं, तो उनके अंदर फ्रेश ब्लड या फ्रेश टैलेंट बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं होते। तो ये एक ड्रॉबैक होता है इंटरनल सोर्सेज का, दैट देयर इज नो इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश टैलेंट एंड देयर इज अ डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग, इसको कहा जाता है। इंटरनल सोर्सेज से इनब्रीडिंग हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर द न्यू एंटरप्राइज। नॉट सुटेबल मतलब क्या? नॉट पॉसिबल ही है, बल्कि कि नई एंटरप्राइज है जिसमें स्ट्रक्चर बना ही है अभी, तो उसमें हम कहां से ट्रांसफर या प्रमोशन करेंगे? वहां तो अभी लोगों को अपॉइंट ही नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सोर्स नहीं है, इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज जो है अगर हम कुछ लोगों को ट्रांसफर कर भी दें, प्रमोट कर भी दें, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स या लोअर लेवल पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी ये इनकम्प्लीट है, और नई ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है इंटरनली कैंडिडेट्स रिक्रूट कर ले। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक। लेथार्जी का मतलब होता है कि थकावट फील करता है इंसान हमेशा, कि उसको जो है लगता है कि बस अब नौकरी जो है वो पक्की हो गई है, सुबह आओ शाम को चले जाओ, तो उसको इतना ज्यादा अपने आप को प्रूव करने का कुछ भी मोटिवेशन नहीं रहता है। तो इंटरनल सोर्सेज में, क्योंकि वैसे भी उसको पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशंस हो सकती हैं, तो काहे को मतलब मैं ज्यादा मेहनत करूं या ज्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश करूं दूसरों से अच्छा। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि जब बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स या प्रमोशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्क इंटरप्ट होता है, और उस इंटरप्शन की वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इंटरनल सोर्सेज के, और वैसे भी अपने आप में ये कंप्लीट सोर्स नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है। रिक्रूटमेंट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज में दो मेन सोर्सेज होते हैं और उनके ये बेनिफिट्स और ये लिमिटेशंस होते हैं। और अगर आप इसको देखें कि अगर अभी हम आगे एक्सटर्नल सोर्सेज करेंगे तो जो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज हैं वो बन जाएंगी लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, और जो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज हैं वो बन जाएंगे बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, वैसे अभी हम अलग से भी करेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज में फ्रेश ब्लड आने के चांसेस होते हैं, एनर्जेटिक लोग मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और न्यू एंटरप्राइज के लिए भी एक्सटर्नल सोर्स जो है वो सूटेबल रहता है और अपने आप में वो कंप्लीट सोर्स होता है, और एम्प्लॉयज जो है वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेथार्जिक नहीं होते हैं, और प्रोडक्टिविटी उससे रिड्यूस नहीं होती है बल्कि इंक्रीज होती है। तो इस तरह से जो लिमिटेशन है वो बेनिफिट बन जाएंगे, और जो बेनिफिट्स है वो लिमिटेशन बन जाएंगी। कैसे कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसमें एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनकी लॉयल्टी कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तो प्रमोट ही नहीं किया जाएगा, बाहर से लोगों को लिया जाएगा।
रिलायबल कम होते हैं क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एज अ ट्रेनिंग टूल काम नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेनिंग उन्हें देनी पड़ती है, उस पर खर्चा भी करा जाता है। उससे जो है अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम इंटरनली जो है वो सॉल्व नहीं होती है और कॉस्टली होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये सारे बढ़ जाते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस इंटरनल के याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस एक्सटर्नल के भी याद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या हैं। वो डेफिनेटली इंटरनल से ज्यादा होते हैं और उसमें हर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सोर्स का भी अपना एक एक बेनिफिट होता है। तो लेट्स डिस्कस नाउ कि व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज एंड हाउ डू दे बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरू करते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो होते हैं जहां पे कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ढूंढा जाता है। तो बच्चों टोटल 10 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं और उनको इस एक्रोनिम के हिसाब से मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में लिख दिया है। इससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। पर्ल, PEARL, पर्ल समझ लीजिए मोती जो हम ढूंढते हैं बाहर से, तो इस तरह से मैंने इसका एक्रोनिम बना लिया और बाद में CCWD ये ऐसे बना लिया क्योंकि इससे कुछ पर्टिकुलर मीनिंग नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिए, प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, P से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एडवर्टीजमेंट्स। एनसीईआरटी में दो तरह के अलग अलग दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी एंड एडवर्टीजमेंट ऑन न्यूज़पेपर। मैंने दोनों को एक ही साथ ले लिया है। रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड वेब पब्लिशिंग। तो ये आप अपने पास लिस्ट बना लीजिए इनकी, एक एक करके इनको देख लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है और इंडिविजुअली इसके मैंने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन कर दिए हैं जो मैं साथ में आपको बताती रहूंगी कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैकेंसी के लिए किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोर्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो होते हैं मीडिएटर का काम करते हैं। ये एजेंसीज होती हैं दैट मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड द सप्लाई एंड दे चार्ज द फीस फॉर देयर सर्विसेज। They are suitable for the top executives and where the extensive screening is required. अब ये एजेंसीज काम क्या करती हैं, ये कॉन्टैक्ट बना के रखती हैं जॉब सीकर्स के और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में। तो जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब्स एम्प्लॉयर्स की होती हैं वो इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं और जो जॉब सीकर्स को जिस तरह की जॉब चाहिए होती है वो भी इनके पास एप्लीकेशंस दे देते हैं। तो ये मैच करते हैं कि किस तरह की कंपनी को किस तरह के जॉब वैकेंसीज जो हैं वो फिल करनी है और ये फिर लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम करते हैं कि दोनों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके लिए यहाँ जॉब अवेलेबल है और एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके लिए कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। कभी कभी तो वो खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं और खुद ही जो है वो इंटरव्यूज वगैरह ले लेते हैं और फाइनल कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एजेंसीज होती हैं क्योंकि ये मीडिएटर्स का काम करती हैं और इनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं और ज्यादातर मिडिल लेवल या टॉप लेवल के लिए जो एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होते हैं जिनकी बहुत सारी क्वालिटीज को जो है वो स्क्रीन करना पड़ता है, तो जहाँ एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की जरूरत होती है वहां पर ये प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जो है वो यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो बिल्कुल वही काम जो प्लेसमेंट एजेंसीज का होता है वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी होता है। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट एजेंसीज होती हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट रन एजेंसीज होती हैं फॉर द वैकेंसीज ऑफ द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। तो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स वर्ड आएगा तो वहां पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को जो है वो एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया जाता है और जहां पे ऑपरेटिव जॉब्स मतलब लोअर लेवल के लिए या जो गवर्नमेंट रन एजेंसीज होती हैं जो कि वैकेंसीज फिलअप करने के लिए किस तरह की अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वैकेंसीज, तो हम इस तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कोई भी जो जॉब सीकर्स होते हैं वो एक एप्लीकेशन भर के अपना CV देकर वहां पे रजिस्टर करवा देते हैं और उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और फिर जब भी कभी उनके लायक कोई पोस्ट होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है
कि ये अपडेटेड नहीं रहते हैं, और इसका एक ड्रॉबैक ये माना जाता है कि लोगों को जॉब मिलने के बाद भी वो वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाते, तो अननेसेसरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का काम जो है वो बढ़ जाता है। जब वो इन्फॉर्म करते हैं, पता चलता है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इसकी फीस थोड़ी कम होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, और हर तरह के जॉब्स के लिए ये नॉर्मली नहीं होते हैं, ज़्यादातर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए ये होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट, बहुत ही कॉमनली यूज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए या टीवी में दीजिए, या बहुत सारे अलग अलग पैम्पलेट्स छपवाना या बिल बोर्ड्स बनवा देना, जो स्ट्रीट्स के ऊपर बोर्ड्स लगवा दिए जाते हैं। तो किसी भी तरह का रिटर्न मीडिया या ओरल मीडिया, रेडियोज पे, क्योंकि अब तो इतना रेडियो वगैरह यूज नहीं होता, इवन अब तो टीवी भी यूज नहीं होता है, तो टीवी या न्यूज़पेपर, बल्कि आपके रिटर्न मीडिया जो है वो ज्यादा अब यूज होता है। तो एडवर्टीजमेंट्स दे दिए जाते हैं, उसमें सारी डिटेल्स दे दी जाती हैं कि क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, एज, क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस, वो सब उसमें एडवर्टीजमेंट में दे दिया जाता है, और उस एडवर्टीजमेंट को देखकर लोग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड या बेनिफिट क्या है, वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स, बल्कि कभी कभी तो कहा जाता है कि फ्लड ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो आ जाता है। रिक्वायरमेंट 1 या 2 लोगों की होती है और लोग 10-10 हजार, 5-5 हजार उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें से चूज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह से मतलब मास को जो है अप्रोच करना होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन को अप्रोच करना होता है, और उन्हें वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। मान लीजिए जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनसे पूछा जाए कि आपके कोई दोस्त हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, तो आप बताइए इस पर्टिकुलर वैकेंसी या पोस्ट के लिए। तो इस तरह से वो भी उन्हीं से पूछा जाता है जो खुद ही रिलायबल हो। अगर कोई कैंडिडेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो खुद ही जो है वो ऑनेस्ट या रिलायबल नहीं है, तो उससे तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो पुराने एक्सपीरियंस और रिलायबल कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि आप रिकमेंड कर दीजिए कुछ आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो आपके नोन हो। उससे फायदा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट बच जाता है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, उसमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। जो वो सजेस्ट करते हैं उनको एक बार बुलाकर चेक कर लिया जाता है, अगर सूटेबल कैंडिडेट मिल जाता है तो आसानी से ये जो है वैकेंसीज फिलअप हो जाती हैं। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू द प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, जहां बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, हाइजीन एंड मेंटेनेंस वर्कर्स चाहिए, मेड्स चाहिए, तो उन सब के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो भी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए और शॉर्ट नोटिस पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है और वही जो है वो पूल ऑफ वर्कर्स प्रोवाइड करता है जो कि डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए वर्कर्स चाहिए। और जैसा आपने देखा होगा बच्चों, स्कूलों में जैसे मेन जॉब तो जो टीचिंग है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जॉब होता है, तो उसके लिए तो लोग अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो दूसरी तरह के काम होते हैं, डेली स्कूल की सफाई, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, तो इस तरह के लोग आप देखते हैं थोड़ी दिन बाद चेंज होते रहते हैं। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वही उनके अंदर चेंजेस करता रहता है कि आज 2 लोग कम हैं तो किसी दूसरे 2 लोगों को बुला लेता है, तो वो एक अपना पूरा बैंक रखता है लेबर्स का, और उसमें से वो लोगों को सप्लाई करता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स खुद ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं और वही जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रॉम द पूल ऑफ लेबर कैंडिडेट सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन मतलब अभी कोई वैकेंसी नहीं है पर एडवांस में ही बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के पास आकर रखी होती हैं। ऐसा कब होता है, जब कोई रेप्यूटेड कंपनी होती है ना, जहां लोग अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, तो अगर उस कंपनी की कोई वैकेंसी भी नहीं होती तो वो पहले से ही जाकर अपना CV वहां पर सबमिट करके आ जाते हैं, एडवांस में वो एप्लीकेशंस दे देते हैं ताकि
उनको जब भी कभी एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइज हो तो उन्हें कंसिडर कर लिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस रेप्यूटेड कंपनीज के पास आकर पड़ी होती हैं। तो अगर उनको कोई रिक्रूटमेंट सोर्स देखना है कि अब हमें कहाँ से कैंडिडेट्स चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बजाय इसके कि वो एडवर्टीजमेंट दें और उसमें खर्चा करें, टाइम लगाएं, तो वो उन एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट करके देख लेते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जिससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। लेकिन सब तरह की कंपनीज में ये पॉसिबल नहीं होता, ज्यादातर रेप्यूटेड कंपनीज में ही इस सोर्स को यूज किया जाता है और उनको कैजुअल कॉलर्स कहते हैं या अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस कहते हैं। फिर उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कॉलेजेस या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आप ज्यादातर सुनते हैं ना कि थर्ड ईयर में प्लेसमेंट एजेंसीज आती हैं और स्टूडेंट्स का थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाता है या फिफ्थ ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाता है अगर 5 साल का कोर्स है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब्स जो ऑर्गेनाइजेशन को भरने होते हैं और जिनको बिगिनर्स चाहिए होते हैं, जिनको रॉ लोग चाहिए होते हैं। रॉ लोगों का क्या फायदा होता है कि उनको पहले से कुछ नहीं आता होता, तो बिल्कुल जैसे कच्ची मिट्टी होती है अपने हिसाब से वो उन्हें मोल्ड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इंस्टीट्यूट्स में रैंक होल्डर्स होते हैं, परसेंटेज अच्छी आती है, तो उनको लगता है कि टैलेंटेड और क्वालिफाइड तो ये बंदा है ही और इसको हम अपने हिसाब से ट्रेन कर लेंगे। तो शुरुआती टाइम में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेक्निकल या प्रोफेशनल या मैनेजरियल लेवल्स पे, तो उनको फिलअप करने के लिए क्या किया जाता है कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप कर लिया जाता है। जब लास्ट ईयर ऑफ द डिग्री उसमें कोई वो पर्टिकुलर इंटरव्यू या किसी तरह का टेस्ट कंडक्ट करके वहीं से लोगों को जो है वो हायर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का भी क्या फायदा होगा कि बहुत फ्रेश, बहुत ही रॉ कैंडिडेट मिल रहा है, उसको आप जैसे चाहें उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसकी जो डिमांड्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ द सैलरीज एंड रेम्युनरेशन वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगा दिया जाता है डेली वैकेंसीज का। जैसे व्हाइट वॉश के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कोई इवेंट है उसके लिए, साफ सफाई के लिए या डेकोरेशन के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर डे में चाहिए। तो अब उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट तो दे नहीं सकते, टाइम भी नहीं है, तो वहां पर एक नोटिस लगा दिया जाता है फैक्ट्री गेट पे और जिससे डेली वेजेस जो वर्कर्स होते हैं, जिनको बदली वर्कर्स भी कहा जाता है, बहुत ही फास्ट और इकोनॉमिकल तरीके से उनको हायर कर लिया जाता है। तो जो फैक्ट्री साइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनके नोटिस बोर्ड पे इस तरह की वैकेंसीज लगी रहती हैं। तो जिनको जॉब्स की जरूरत होती है डेली बेसिस पे, वो वहां जाकर इन नोटिस को देखते रहते हैं और अगर कहीं पे जरूरत होती है तो वो वहां पर जाकर सारा दिन के लिए काम करके पैसा लेकर के और वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के जो रिक्रूटमेंट कहलाती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेब पब्लिशिंग। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, naukri.com, rozgarbazaar.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि नौकरियां प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें जो जॉब सीकर्स होते हैं वो देखते रहते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स उन वेबसाइट्स पे डाल देते हैं। तो ये भी एक तरह की इंटरनेट यूज करके यहाँ से मीडिएटर का काम करती है एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स के बीच में। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये टोटल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं। कभी कभी केस स्टडीज आती है इस पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये कौन सा पर्टिकुलर सोर्स है। तो ये जो मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं ये आपको याद रखने हैं। मान लीजिए इंटरनेट का सोर्स पूछा जाए तो वेब पब्लिशिंग है, नोटिस जो है वो शॉर्ट नोटिस वर्ड पूछा जाए तो वो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देंगे, फ्रेश टैलेंट के लिए पूछा जाए तो कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, एडवांस एप्लीकेशंस हो तो कैजुअल कॉलर्स होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि खुद ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है और उसके थ्रू जो है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स फिलअप करी जा रही हैं तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अगर बहुत क्विक और रिलायबल मेथड पूछा जाए तो वो रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉइज है। एडवर्टीजमेंट जो है, जब आपको लार्ज पूल या लार्ज वैरायटी आपको चाहिए होती है, एडवर्टीजमेंट्स यूज करेंगे।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि ऑपरेटिव जॉब्स के लिए होती हैं, और प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं वो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती हैं। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर सोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैकेंसी के लिए कंसिडर किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। एक्रोनिम आप लिख सकते हैं कि मोती जो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, पर्ल प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर, रिकमेंडेशंस बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज एंड द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कैजुअल कॉलर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड वेब पब्लिशिंग। तो इस तरह से आपको याद भी हो जाएंगे और आप केस स्टडीज भी आसानी से कर सकेंगे। अभी जब मैंने इंटरनल सोर्सेस करे थे तो उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस में आपको बता दिया था कि किस तरह से वो एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल बन जाते हैं अगर उनको अपोजिट कर दो। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों कि एक्सटर्नल जो सारे सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल तो इनकी अपनी एडवांटेज है ही, कलेक्टिव एडवांटेज एंड कलेक्टिव लिमिटेशंस एक्सटर्नल सोर्सेज की क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, फ्रेश टैलेंट। हमने देखा था कि इंटरनल सोर्सेज में ये लिमिटेशन थी कि वहां पे बिल्कुल भी फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है क्योंकि इंटरनली ही कैंडिडेट्स रिक्रूट कर लिए जाते हैं। तो इन्फ्यूजन ऑफ द न्यू ब्लड एंड द टैलेंट, बिकॉज द कैंडिडेट्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड they have the new updated knowledge, they are more energetic, so fresh blood and talent जो है वो external sources of recruitment से मिलता है। फिर उसके बाद ये अपने आप में कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंटरनल सोर्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है क्योंकि सारी वैकेंसीज इंटरनल से फिलअप नहीं होती हैं, लेकिन सारी वैकेंसीज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से फिलअप हो सकती हैं और वो अपने आप में कंप्लीट सोर्स है। चाहे नई एंटरप्राइज हो चाहे पुरानी एंटरप्राइज हो, नई एंटरप्राइज भी एक्सटर्नली कैंडिडेट्स रिक्रूट कर सकती है और उसी से ही कर सकती है, और जो पुरानी एंटरप्राइज है वो तो इंटरनली रिक्रूट कर ही नहीं सकती। तो ये अपने आप में कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वहां हमने देखा था लेथार्जी है, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनका कॉम्पिटिशन किसके साथ है? न्यू एम्प्लॉयज के साथ है। इंटरनल सोर्सेज में तो ओल्ड एम्प्लॉयज का कंपटीशन ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ ही होता है और सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन न्यू एम्प्लॉयज के साथ होता है, तो उनका लेथार्जिक जो पोस्चर होता है वो खत्म हो जाता है और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो अराइज हो जाता है कि जब वो सोचते हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं अब हमें उनसे अच्छा करके दिखाना है, तो इस तरह का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो अलाइव रहता है इफ वी यूज द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चॉइस वाइडर होगी ही होगी। इंटरनल सोर्सेज में हमने देखा ट्रांसफर और प्रमोशन, और कुछ ही कैंडिडेट्स होंगे जो एक्चुअली एलिजिबल भी होंगे टू बी प्रमोटेड और टू बी ट्रांसफर्ड, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में तो हम किसी को भी, इतने सारे हमने सोर्सेज करें, कोई सा भी सोर्स यूज करके हम कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेटली ज्यादा चॉइस होगी, ज्यादा क्वालिफाइड पीपल हमारे से अप्रोच करेंगे और जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स कलेक्टिवली ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम देख लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। Dissatisfaction among the present employees, lot of frustration because they know that there are no chances of promotion. अगर कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि वो इंटरनली कैंडिडेट्स को प्रमोट करते हैं बल्कि हमेशा बाहर से ही बुलाते हैं, तो डेफिनेटली उनका मोरल, उनका एंथुसियाज्म, उनकी लॉयल्टी ये सब लो रहेगी और वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। लेंदी प्रोसीजर होता है, इंटरनल सोर्सेज में प्रोसीजर शॉर्ट होता है, आसानी से सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं और बहुत लंबा चौड़ा टेस्ट या इंटरव्यूज वो सब नहीं करने पड़ते। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर हम उन्हें चूज करते हैं तो वैकेंसीज एडवर्टाइज करनी पड़ेंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसीजर होता है अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लेस रिलायबल भी होता है और कॉस्टली भी होता है। लेस रिलायबल इसलिए क्योंकि जो कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है वो सारी चेक और क्रॉस चेक करनी पड़ती है और कभी कभी उसके बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी निकल आती है। और कॉस्टली तो है ही क्योंकि इतने सारे टाइप ऑफ वैकेंसीज, एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट हैं, सिलेक्शन कॉस्ट हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए ये कॉस्टली भी है और लेस रिलायबल भी है। उसके अगेंस्ट जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो लेस कॉस्टली है और मोर रिलायबल है।
रिक्रूटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट के दो तरह के सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उनके बेनिफिट्स और उनकी लिमिटेशंस। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के जो मैं वीडियोस अर्लियर टॉपिक्स जो कवर अप कर चुकी हूँ, उनको भी जाके देखिए, कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स और एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए इसको, बिकॉज आई वांट दैट एवरीवन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ इजी एंड अंडरस्टैंडेबल explanation. So see you next time with another element of staffing, that is selection.